चलो 1885 में क्या हुआ था बच्चों? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। अब देखो कांग्रेस बनाने के पीछे क्या मोटिव था। देखो हमारे भारत में बंगाल में जब गवर्नर जनरल बने या देश में गवर्नर बने, नहीं इतिहास नहीं है, ठीक है, वो इतिहास है, सॉरी इतिहास है, ठीक है। तो जब गवर्नर बने तो भारतीयों में बेसिकली क्या था, अब उनको अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए था। तो याद रखना बंगाल से विद्रोह शुरू हुआ, जिन्होंने डिमांड करी कि भारतीयों को बराबर की इज्जत चाहिए। क्या चाहिए? इज्जत। तो उन्होंने कहा एक पार्टी बनाओ हमारे लिए। क्या बनाओ? पार्टी। उसका नाम उन्होंने क्या मांगा? कांग्रेस। क्या माना? कांग्रेस। आप हमारे लिए एक पार्टी बनाओ कांग्रेस, हाँ। और हम हमारे प्रतिनिधि कांग्रेस में रहेंगे और वो आपसे डिमांड किया करेंगे। तो 1885 में एक व्यक्ति हुए ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने कहा एक व्यक्ति होंगे ए.ओ. ह्यूम, उससे उन्होंने कहा एक काम करो तुम एक पार्टी बनाओ और बाद में ये पार्टी भारतीयों को सौंप। तो क्या बन गई? कांग्रेस। क्या बन गई? कांग्रेस। साल 1885। अब देखो थोड़ी सी हमारे देश में क्या दिमाग था। एक उदाहरण देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति पिछले कई सालों से जेल में बंद है और उसको खाना नहीं मिला, उसके सामने आप रोटी रखोगे और चाबी रखोगे, वो पहले क्या लेगा? एक व्यक्ति जेल में बंद है, उसके आगे आपने उसको खाना भी नहीं मिला है 20 सालों से, अब उसके सामने आप रोटी रखोगे और चाबी रखोगे, पहले वो क्या लेगा? चाबी। पहली बात तो जिंदगी में रोटी लेगा। सबसे पहले वो क्या लेगा? रोटी लेगा, क्योंकि जिस इंसान को जिसकी पहली जरूरत है, आजादी बात की बात है, अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, तो वो पहले किसकी डिमांड करेगा? रोटी की। हमारे भारत में अंग्रेजों ने हमें इतना प्रताड़ित किया था कि हमें आजादी का तो मतलब ही नहीं पता था, हमें केवल इज्जत चाहिए थी। क्या चाहिए थी? इज्जत। तो शुरुआती 20 सालों में कांग्रेस सिर्फ इसीलिए स्ट्रगल कर रही थी, इसीलिए दिक्कतों में थी, क्योंकि उसको चाहिए थी इज्जत। कांग्रेस को किससे कोई मतलब नहीं था? आजादी से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस का कोई मोटिव नहीं था कि उसको आजादी मिले, उसको कोई आजादी मिले, उसको केवल क्या चाहिए? इज्जत। वो चाहती कि भाई थोड़े बहुत हम लोग आपके साथ आने लगे, हम सरकार में आए, हम देश के लिए कुछ करें। हमें कुछ नहीं करना, हमें ना तो आजादी चाहिए, ना हमें राजा बनना, कुछ नहीं, आप बने रहो राजा, बस हमें थोड़ी बहुत हमें पावर देना शुरू कर दो। तो शुरुआत के 20 साल में तो इज्जत की डिमांड थी, पर 20 साल बाद 3 व्यक्ति पहले हुए लाल बाल पाल। लाल बाल पाल कौन कौन है? लाल बाल पाल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक। तीसरे कौन हुए? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, ये 3 व्यक्ति हुए। इन तीनों ने कहा अब हमें इज्जत से काम नहीं चलेगा, अब इज्जत से काम नहीं चलेगा, अब चाहिए स्वतंत्रता, अब चाहिए स्वतंत्रता। आप लोगों ने वो नारा सुना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि अब हमें आजादी चाहिए, अब हमारा तुम्हारे से इज्जत से काम नहीं चलेगा, हमें क्या दे दो? आजादी। क्या दे दो हमें? आजादी। आजादी यानी कि स्वतंत्रता, हमें अब स्वतंत्रता दे दो। अब बात शुरू हो गई स्वतंत्रता की। अब यहाँ पर जो कांग्रेस था वो 2 भागों में बढ़ गया, एक गरम दल और एक नरम दल। एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल का कहना था चाहे मारना पड़े, चाहे पीटना पड़े, चाहे काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें तो आजादी चाहिए। नरम दल कहता है धीरे धीरे बात करो, अंग्रेज दे देंगे, प्यार से बात करो, छोड़ के चले जाएंगे वो लोग, है ना। तो एक गरम दल था और एक नरम दल। ये तीनों ने किसको ज्वाइन कर लिया? लाल बाल पाल। किसको ज्वाइन कर लिया लोगों ने? लाल बाल पाल। किसको ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने? गरम दल को। किसको ज्वाइन कर लिया इन्होंने? इन्होंने कहा चाहे मारना पड़े, चाहे पीटना पड़े, हमें तो आजादी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ज्वाइन करा है, उन्होंने ज्वाइन करा। इन्होंने गरम दल को ज्वाइन कर लिया। भाई इंसान ही तो ग्रुप को ज्वाइन करे, ग्रुप थोड़ी किसी इंसान को ज्वाइन करने आता है, इंसान ग्रुप ज्वाइन करता है ना। तो उन्होंने क्या कहा? अब हमें भैया आजादी से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए सॉरी अब हमें हमारी इज्जत से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए आजादी, और आजादी के लिए चाहे मारना पड़े, चाहे पीटना पड़े, हमें सब कुछ मंजूर है। तो इन्होंने क्या ज्वाइन किया? गरम दल। क्या ज्वाइन किया? गरम दल। अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है बच्चों गांधीवाद। क्या शुरू होता है? गांधीवाद। क्या होता है गांधीवाद? टॉपिक क्या बच्चों? गांधीवाद। साल था बच्चों 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी का बर्थडे, गांधी जी का जन्म हुआ था, यानी गांधी जी का बर्थडे हुआ था। गांधी जी का बर्थडे हुआ 2 अक्टूबर 1869, 1869। गांधी जी 1905 में भारत लौटे थे। 1905 में भारत लौटे थे। इन्होंने लौटे कहाँ से था? मैं तुमको कहानी बता देता हूँ। 1869 में जन्म हुआ। 1889 के आसपास ये चले गए थे लंदन।
लंदन। लंदन जाके इन्होंने पढ़ाई करी बैरिस्टर यानी कि वकील की, वकालत पढ़ रहे थे ये। लंदन उन्होंने वकालत करी 1889 में ये लंदन गए 1989 में। 1889 है ना 1889 ठीक है 1889 में कहाँ चले गए लंदन चले गए। लंदन जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई लिखाई करी और वकालत पूरी करने के बाद ये वहीं से साउथ अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका में इन्होंने गोरे और कालों के बीच की जो युद्ध था या जो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा था उसको सुलझाने की कोशिश करी और इन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह का मतलब सत्या का एक शब्द बनता है सत्य और एक बनता है आग्रह। आग्रह का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। आग्रह का मतलब सत्य मतलब ट्रुथ। सत्य मतलब तो सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाया। ठीक है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करी अरे भाई यार हम भी इंसान हैं काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले है ना। तो उन्होंने गाना भी गा के सुनाया प्रॉपर कि हमारे यहाँ की फिल्मों का गाना भी है। ठीक है तो कुल मिला के इन्होंने सत्याग्रह किया कि भैया आप हमें इज्जत तो थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी बहुत इज्जत तो ज़्यादा नहीं है ना, थोड़े बहुत हमारा पेट भर जाएगा। ठीक है तो सत्याग्रह इन्होंने किया। किसके लिए किया? तो काले और गोरों के विरुद्ध किया। काले गोरे के विरुद्ध क्या क्या? रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते या मत करो। कर तो तुम कुछ भी सकते हो खैर क्योंकि तुम तो अंग्रेज हो पर मत करो है ना। थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है। थोड़ी सी क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है ना। तो काले गोरों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1905 में जब ये भारत आए तो उन्होंने एक किताब लिखी उसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। सर किताबें तो बहुत सारे लोग लिखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस किताब में उन्होंने एक बात लिखी थी भारत में जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के समर्थन की वजह से चल रही है। आज यदि भारत में ब्रिटिश सरकार बैठी है तो वो इसलिए बैठी है कि भारतीय उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर भारतीय अपना समर्थन वापस ले लें तो ब्रिटिश सरकार गिर जाएगी। यही चीज बाद में एक आंदोलन शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने इसी लॉजिक के हिसाब से एक आंदोलन स्टार्ट किया। इसके बारे में समय में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो 1905 में किताब लिखी हिंद स्वराज। कौन सी किताब लिखी थी? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में क्या लिखाया गया था कि आज यदि ब्रिटेन सरकार शासन में है तो वो सिर्फ भारतीयों की वजह से है। यदि भारतीय अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाएगी। समझ में आ गई बात? उसके बाद 1915 में गांधी जी फाइनली भारत वापस लौटते हैं, यहाँ पे रहना शुरू करते हैं और ये धीरे धीरे समझते हैं क्या क्या कांड हुए हैं, अंग्रेज क्या परेशान करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो इस श्रेणी में ये सबसे पहली बार 1917 में पहुंचते हैं बिहार के चंपारण। कहाँ पहुंचते हैं? बिहार के चंपारण में। वहां जाके ये क्या बोलते हैं? दिक्कत बताओ क्या रहा? दिक्कत ये है हमारे यहाँ होती है नील की खेती। किसकी खेती होती है? नील की खेती। नील की खेती। नील समझते हैं सब लोग? उजाला गंदा नहीं होता बेटा। उजाला जानते हो? उजाला उजाला डालते थे पहले कपड़ों पहले के जमाने में। तो वो सफेद कपड़े सफेद कर देता था, नीले कर देता था है ना। तो मम्मियों को अंदाजा नहीं होता था ना, वो लौट देती थी तो वो सफेद की जगह नीला कर देता था हमारा है ना। तो उजाला जो बनता था उस समय ब्लू कलर या ब्लू कलर जैसे बाकी सब कलर्स को बनाने के लिए कोई अगर नेचुरल चीज थी तो वो नील थी। नील की खेती होती थी, उनको खोलते हुए पानी में खुलाते तो नीला रंग बन जाता था। तो नील की खेती से दिक्कत क्या थी कि नील की खेती जिस जमीन पे होती थी ना वो जमीन कुछ साल बाद बंजर बन जाती थी। इस साल खेती नहीं करना चाहते थे, कहते थे यार हम नील की खेती करेंगे कई साल बाद जमीन बर्बाद बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी हमारी, तो फिर तो हम उसको बेच ही पाएंगे और तो हम कुछ कर नहीं सकते, खेती उस पर होगी नहीं, तो फिर हमें जमीन क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो गांधी जी ने नील की खेती के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने अंग्रेजों से विनती करी अरे भाई साहब मत करो है ना, नील की खेती मत करवाओ, दिक्कत हो जाएगी लोग है ना। तो ये सत्याग्रह थोड़ा बहुत सफल हो गया। अंग्रेजों ने कुछ समय तक नील खेती करवाने से मना कर दिया, फिर शुरू हो गए। 1918 में 17 में एक और आंदोलन उन्होंने किया। कहाँ पर? खेड़ा में। कहाँ पर किया? खेड़ा कहाँ पे? वर्तमान में गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। देखो टैक्स तो इनका बहुत ज्यादा पहले से था तो किसान कई बार टैक्स चुका नहीं पाते थे, टैक्स चुका नहीं पाते थे। तो गांधी जी खेड़ा के किसानों के लिए विनती करने गए कि माई बाप मत लो टैक्स यार है ना, दंगल का एक मैच कर लो चाहो तो, पर टैक्स मतलब बेचारे गरीब आदमी है टैक्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है तो खेड़ा गुजरात में हुआ। किसके लिए हुआ? तो कर के लिए, कर यानी कि टैक्स के लिए, कर यानी कि टैक्स के लिए। 1918 में गांधी जी घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? अहमदाबाद। कहाँ पहुंच गए? अहमदाबाद में इन्होंने कॉटन मिल के वर्कर्स, किसके लिए? कॉटन मिल्स के वर्कर्स के लिए है ना। इन्होंने वहां पे उनकी सैलरी बहुत कम थी, काम करने के घंटे बहुत ज्यादा थे, बहुत दिक्कतें मतलब उनको झेलनी पड़ती थी। तो ये वहां पे उनकी सहायता के लिए पहुंच गए, कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम आंदोलन करेंगे और इनकी बातें धीरे धीरे मानने लगे। इन 3 सत्याग्रह के बाद गांधी जी फेमस हो गए। एक बुढ़ा सा आदमी आता डंडे पे सफेद कपड़ा डाल के और आके सत्याग्रह करता है, अंग्रेज मान जाता है। तो लोगों को लगा एक काम करते हैं
ऐसे देश भी खाली करवा लेते हैं, इनको बिठा लेते हैं जंतर मंतर पे कि देश खाली करवा लेंगे। अब गांधी जी से दिक्कत क्या है पता है? गांधी जी 1918 के बाद कुछ समय के लिए नरम दल के साथ चले गए। किसके साथ चले गए? अब नरम दल का क्या कहना था? आराम से बात करो, अंग्रेज छोड़ देंगे। नरम दल के साथ चले गए, आराम से बात करो, अंग्रेज छोड़ देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय किया मतलब हमारे भारतीय इतिहास का सबसे गंदा काम। क्या किया? भारतीय इतिहास का सबसे गंदा काम। गांधीवाद नहीं आता है, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने वो समझो। साल 1919, साल 1919 ये साल 2 महीनों में बहुत गलत था। 2 महीने। पहला महीना था काला काल, पहला महीना था काला काला काल। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना कोर्ट के ट्रायल दिए, मतलब बिना दोषी ठहराए, हम 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं। कोई भी भारतीय व्यक्ति, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें इसमें डाउट है, उसको उठाओ, अरेस्ट करो और 2 साल के जेल में डाल दो, कोई पूछ नहीं करने की जरूरत। तो इसे बोला गया बच्चों रॉलेट एक्ट। क्या बोला गया? रॉलेट। रॉलेट कानून या रॉलेट नहीं है, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा काम, पंजाब के अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय इतिहास का सबसे बुरी चीज, सबसे गंदी, सबसे काला दिन। तारीख 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में सिख समुदाय के कई सारे लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोकल पुलिस में ये खबर पहुंची कि कुछ लोग वहां पर आपके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हैं। इस चीज की खबर पाते ही अंग्रेजों ने वहां पर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? मार्शल लॉ के अंडर में किसी भी क्षेत्र पे लॉ एंड ऑर्डर यानी कि सब कुछ देख रेख करने की जिम्मेदारी आर्मी यानी कि सेना के हाथ में चली जाती है। याद रखना, आज के समय में इसे धारा 144 कहते हैं। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, जब कहीं पर कोई दिक्कत होती है या कहीं पे अगर पुलिस का काम कम हो जाता है या पुलिस नहीं संभाल पाती, तो वहां पे धारा 144 लगा देते हैं। धारा 144 में सेना के हाथ में सारी ताकत आ जाती है। सेम काम इन्होंने यहाँ पे किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ की वजह से आर्मी के एक जनरल, जिनका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर, इनके हाथ में पंजाब की सत्ता आ गई और इन्होंने वहां पर क्या किया? जलियांवाला बाग में एक ही गेट था घुसने का। इन्होंने उस गेट से घुसे, गेट को बंद किया, अर्ध गोले में अपनी सेना लगाई और ऑर्डर दिया, जब तक गोलियां खत्म ना हो तब तक गोलियां मारो। जब तक गोलियां खत्म ना हो तब तक गोलियां मारो। ये बात के रिकॉर्ड्स में सामने आया कि उस दिन अगर जनरल डायर के पास टैंक भी होता, जो कि वो लेके पहुंचे थे, पर क्योंकि जलियांवाला बाग की गली बहुत पतली थी तो टैंक जा नहीं पाया। उस दिन वो वहां पर बारूद का भी उपयोग करने वाले थे और उन्होंने अपने सैनिकों को खूब ऑर्डर दिया कि जितनी गोलियां तुम्हारे बंदूक में है, जितनी तुम लेके आए हो, यहाँ से एक भी वापस नहीं जानी चाहिए, सब यही चलेंगी। एक इंसान को तुम जितनी गोलियां मारना चाहो, जितनी गोली मार सकते हो, उतनी गोलियां मारो। जनरल डायर के इस ऑर्डर के बाद पंजाब में अब जलियांवाला बाग में अनगिनत गोलियां चलाई गई, कई सारे लाख लोग मारे गए। ठीक है, तो ये एक भारतीय इतिहास में एक ऐसा पॉइंट आया जब महात्मा गांधी को एक टाइम को तो लगा कि शांति से कुछ भी नहीं होने वाला, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये किसके साथ बने हुए हैं? नरम दल के साथ। किसके साथ बने हुए हैं? किसके साथ बने हुए हैं? अभी भी ये क्या नहीं कहना चाहते कि लड़ाई झगड़ा मत करो। अभी भी इसी में लड़ाई झगड़ा तो मत करो, हम मांग लेंगे, ले लेंगे क्या सर, ठीक है, प्यार से नहीं मान रहे हैं, कुछ और करके देखते हैं। अगले साल क्या होता है? 1919 में कांड हुआ, 1922 चौरा चौरी, बहुत फेमस इंसिडेंट है। उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है गोरखपुर। गोरखपुर के थोड़ा सा आगे लोकल स्टेशन पड़ता है चौरा चौरी। एक जुलूस था, जुलूस बेसिकली उस समय आंदोलन के लिए लोग रैलियां वैलियां निकालते थे, तो एक रैली निकल रही थी। अच्छा, क्योंकि अंग्रेजों का ये कानून था कि जब तक कोई भारतीय व्यक्ति आप पे अटैक ना करे, आप उनको मार नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। तो पुलिस वाले उनको जबरदस्ती ना ऐसे ना बोलते प्रवोक करने लगे, उकसाने लगे कि तुम कुछ गलत करो, जैसे तुम गलत करोगे हम अरेस्ट कर लेंगे। हिंदुस्तानियों को उनकी बातों से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पुलिस वालों को पहले तो मारा। मार के डर से जब पुलिस वाले अपने अपने थाने को बंद करने लगे तो उन्होंने थाने में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी और 15 पुलिस वाले ऑन द स्पॉट थाने में जल के मर गए। ये कांड कहलाया चौरा चौरी कांड। इसके बाद महात्मा गांधी के दिमाग में एक चीज आई, ये जनता पागल हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने जनता को समझाने के लिए एक आंदोलन लेकर के आए, उसका नाम दिया
असहयोग आंदोलन। क्या नाम दिया? असहयोग आंदोलन। अब इसी समय में एक और चीज क्या हुई थी सर, 1919 में एक चीज और हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो मुसलमानों का अगर मैं आपको ज्यादा इतिहास नहीं बताऊं, छोटा सा इतिहास बताता हूँ। आज वर्तमान का सऊदी, यूएई जितना भी ये क्षेत्र पड़ता है ना, उस समय वहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा होते थे वो मुसलमानों या इस्लामों के अध्यक्ष के तौर पर माने जाते थे। जो वो कहेंगे पूरे इस्लाम में वही माना जाएगा। अब हुआ क्या, उन्होंने अंग्रेजों ने ऑटोमन एम्पायर ही खत्म कर दिया, तो सीधी सीधी मुसलमानों से टक्कर ले ली अंग्रेजों ने। यही चीज जब भारत में हुई, जब भारतीयों को पता चला, तो भारत में हर देश में अपना एक खलीफा होता है, जैसे पूरी दुनिया का तो वही थे, हर देश में उन्होंने अपना एक अध्यक्ष बैठा दिया। तो उस समय भारत में अध्यक्ष थे मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कौन थे? मोहम्मद अली और इन दोनों भाइयों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग, और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए, मुसलमानों को इकट्ठा किया और लड़ गए। गांधी जी ने सोचा कि बहुत बढ़िया समय, मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को आपस में मिलाते हैं, हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। कहानी बनी, टॉपिक स्टार्ट हुआ। 1922 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। 1922 में ये हो गया। 1935 में क्या शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। अंग्रेज महात्मा गांधी ने क्या कहा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्रिटिश सरकार का कोई भी काम नहीं करेगा, ना टीचर्स पढ़ाएंगे, ना स्टूडेंट्स पढ़ने जाएंगे, ना वकील केस लड़ेंगे, ना जज तो खैर भारतीय होते ही नहीं थे, ना आप उनको कोई कपड़ा पहना हो, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं, सब कुछ मना हो गया, सब कुछ, कुछ नहीं करोगे आप। इस चीज के बाद अंग्रेजों को एक समय में समझ में आने लगा कि हाँ भाई दिक्कत तो हो जाएगी, लेकिन कब तक? यदि मैं ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं करूंगा तो मैं कब तक जिंदा रहूंगा? इसका मतलब मार नहीं देंगे मुझे, कमाऊंगा कैसे? सब कुछ तो उनका ही है, स्कूल उनके, कॉलेज उनके, फैक्ट्रियां उनकी, काम सब उनका ही करना है हमें लौट करके। तो एक समय तक तो ये चीज चली, पर एक बहुत ज्यादा टाइम तक ये चीज नहीं चल पाई, तो वो वापस धीरे धीरे करके अपने कामों पे लौटने लगे। और असहयोग आंदोलन यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया। असहयोग आंदोलन यहाँ पे क्या हो गया? लेकिन एक साल इंपॉर्टेंट है, 1930। इस साल में एक अच्छी चीज हुई, इसको हम बोलते हैं दांडी मार्च। क्या बोलते हैं? दांडी मार्च। अंग्रेजों ने भारतीयों की सबसे बेसिक चीज, जिसको हम नमक कहते हैं, उस पर टैक्स लगा दिया और कहा कि आपको यदि नमक चाहिए तो आपको हमारा खरीदना पड़ेगा और हमारे नमक पे टैक्स है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि गधो, जो काम खुद कर सकते हो कम से कम वो तो करो। तो गांधी जी अपने आश्रम, क्या नाम था उनके आश्रम का? साबरमती। क्या नाम था आश्रम का? साबरमती। साबरमती आश्रम से एक जगह पड़ती है दांडी। क्या जगह पड़ती है? वहां पे गए और वहां जाके उन्होंने नमक बनाया, और नमक बना के पूरे देश को कहा अपना नमक खुद बनाओ और खुद यूज करो, हम अंग्रेजों का कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये भी ठीक ठाक था, फिर एक टाइम के बाद ये भी कैंसिल हो गया, असहयोग आंदोलन भी गया। दांडी मार्च का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट साल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो इस समय में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी थी, जैसे सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हो चुकी थी, उन्होंने असेंबली में बम गिरा दिया था। उन लड़कों ने कोंकणी नाम से एक ट्रेन थी, ब्रिटिश जो भी पैसा कमाते थे ना वो उनके बंगाल वाले हेडक्वार्टर में जाता था, तो उसके लिए वो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे, उसका नाम था कोंकणी। तो कोंकणी ट्रेन इन्होंने लूट ली, पूरी ट्रेन इन्होंने लूट ली, अंग्रेजों का पूरा खजाना इन्होंने गायब कर लिया। कौन कौन लोग थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है। असेंबली में बम फेंका, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इस बीच में मारे गए, कई सारे लोग इस बीच में मारे गए, कईयों को फांसी हुई, कई अपने आप मर गए। कुल मिला के एक बहुत दिक्कत जो थी देश में शुरू हो चुकी थी। अब भारतीयों के पास एक ही ऑप्शन था। गांधी जी जो अब तक किसके साथ चल रहे थे? नरेंद्र के साथ। उन्होंने भी एक नारा दिया, और वो नारा था करो या मरो, डू और डाई, डू और। अब या तो तुम आजादी ले लो या तो तुम भूल जाओ। अगर तुम अब नहीं आजाद हुए तो जीवन में कभी आजाद नहीं होगे, डू और डाई। इस चीज के बाद भारतीयों ने गरम दल का साथ लिया, यानी कि उन लोगों का साथ लिया जो ये कहते थे भैया मारो। भारतीयों के पास एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, हथियारों की कमी। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था आर्म्स एक्ट, यानी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति कोई बड़े हथियार अपने पास नहीं रखेगा, तलवार भाले वाले ठीक है, कोई व्यक्ति बंदूक अपने पास नहीं रख सकता। अब इस नियम के बाद कोई बड़ा हथियार नहीं था, लेकिन तब भारतीय लोगों ने अपने पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया, भाले, तीर, तलवार, धनुष, घर के चप्पू, छिलनी, जो मिला। अंग्रेजों को इतना मारा, इतना परेशान किया, इतना तंग कर दिया, ये तो लोकल लेवल बता रहा हूँ, इतना तंग कर दिया कि अंग्रेजों को एक टाइम में तो मन में आ गया भाई अब हम भारत पे
नहीं रह सकते। काम पहले करते थे। लेकिन एक चीज और भी है, नहीं देखो कोई भी परिस्थिति अपने आप नहीं बनती है ना, वो समय समय के साथ ही सिचुएशन होती है। अब तुम इसके बीच में सीन बताया 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 1 क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, भारतीयों ने कहा था महात्मा गांधी से कि एक काम करो, अभी ब्रिटिश जो लोग हैं ना ये कमजोर है, विश्व स्तर पे युद्ध चल रहा है, कहाँ से लड़ेंगे हम लोगों से, अभी मार दो, अभी वार खत्म करो, हम शायद पहले ही आजाद हो जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोला? कमजोरों पर वार, जब दुश्मन कमजोर हो तब उस पर वार। वो गीता में लिखी हुई बात तो बोलते हैं, पर वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब गीता में कर्ण कमजोर था तब भी तो भगवान ने मरवाया था उसे। क्योंकि जब कोई आपके साथ गलत करे तो तुम क्या रूल्स के साथ खेलोगे? तो गलत बात है ना। लेकिन गांधी बोले नहीं, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। गांधी ने 2-3 बार लोगों को रोका। सुभाष चंद्र बोस बहुत गुस्से वाले आदमी, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उन्होंने कहा अब मार दो, अब वो कमजोर है मार दो। क्यों कमजोरों पर क्यों हमला करना है? हम लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं, तुम ऐसे ही मार दो कि उनको कमजोर है, वो उनको पहले स्टेबल होने दो। वो जब स्टेबल हुआ उन्होंने हमें कूटा है। युद्ध का खर्चा किससे निकालते थे? वो इंडिया से। टैक्स किसका बढ़ता था? इंडिया का। युद्ध में खर्चा करता था ब्रिटेन, टैक्स बढ़ता था इंडिया का। जीतता था ब्रिटेन, पैसा भरते थे इंडियंस। समझ में आ रही है बात? तो हम किसके लिए खाली करें अपना, किसके लिए हम वेट करें कि दुश्मन वापस ताकतवर हो? तो कुल मिला के 2 और 2.5 के बाद ही इन्होंने डिसाइड किया अब तो मारना पड़ेगा। लेकिन केवल यही एक कारण नहीं था। ऐसा मैंने तुम्हें बताया सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत फेमस नारा दिया था, दिल्ली चलो। क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किसको दिया था पता है? सिंगापुर में। क्यों दिया था? उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की तरफ से युद्ध कर रहे थे उनको जापान ने अरेस्ट कर लिया था। किसने अरेस्ट कर लिया था? जापान। क्योंकि जापान जर्मनी का साथी था। तो जर्मनी में जाकर के इन्होंने, जर्मनी के जो उस समय के चांसलर हुआ करते थे, इनका नाम था तुम्हारा हिटलर। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को खुश कर दिया। इनकी बातें, इनकी सहज समझ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने हिटलर को खुश कर दिया। हिटलर ने कहा तुम्हें काम करो, मैं तुम्हें जापान भेजता हूँ, तुम जापान में जाके मदद लो। वो जापान गए। जापान उस समय सिंगापुर पे राज करता था। उनने सिंगापुर भेजा। सिंगापुर में इनको सारी भारतीय सेना मिली। इन्होंने सब सेना को इकट्ठा किया और उसको नाम दिया आजाद हिंद फौज। क्या नाम दिया? ये जो आज आप नेशनल एंथम गाते हो ना, नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जय, ये पूरा 5 फ्रेज का नेशनल एंथम है और ये पूरा 5 फ्रेज का नेशनल एंथम उस आजाद हिंद फौज को गाया जाता था। आज जो आप जय हिंद बोलते हैं, ये जय हिंद उसी आजाद हिंद फौज का जो था वो घोष हुआ करता था। घोष का मतलब नारा, जय हिंद का नारा वही से निकला है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और नारा क्या दिया? दिल्ली चलो, यानी कि यहाँ चलो दिल्ली। सिंगापुर से थाईलैंड में रुके नहीं थे धंधे काम करने के लिए, निकल आए थे ना। वहां से थाईलैंड से फिर म्यांमार से होते हुए भारत में घुसे। भारत में घुसने के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने वहां पर क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ में खूब दम करने की कोशिश की, खूब परेशान किया। तो बाद में जैसे इनको क्रेडिट तो नहीं दिया जाता है स्वतंत्रता का, पर इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये बात हमें स्वतंत्रता के बाद पता चली। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1948 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विल क्लिंटन भारत में थे। जब वो भारत आए तो उनसे पूछा गया कि आपने भारत को क्यों आज़ाद किया? उन्होंने कहा सच बताऊं तो भारत को आज़ादी किसी कारण से नहीं मिली। ये तो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, इसने अंग्रेजों के नाक में बहुत दम कर रखा था। यही कारण था कि हम देश छोड़ के चले गए। तो उन्होंने खुद बोला कि कारण क्या था? सुभाष चंद्र बोस। पर मिल किसको गया सारा? गांधी जी को। किसको मिल गया? गांधी जी को, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। दूसरी बात क्या हुआ देखो, जिस समय भारत की स्वतंत्रता का समय था उस समय ब्रिटेन में चुनाव थे। चुनाव का मतलब 1943-44 में चुनाव थे। तो 1944 में जब चुनाव थे तो ब्रिटिश सरकार ने ये रखा कि जो भी व्यक्ति भारतीयों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हम उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। भारतीय की तो आज़ादी थी, अब तो इज्जत से काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने आज़ादी के लिए जब बात हुई तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करते छोड़ देते, पैसा आ नहीं रहा है, जबरदस्ती की सेना पुग रही है, लोग मारे जा रहे हैं हमारे भी, तो उससे राज करके क्या करूँ? छोड़ दो उसे। तो इसीलिए बाद में जब बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने देखी तो अंग्रेजों ने फाइनली छोड़ने का फैसला किया कि छोड़ दो। गांधी ने डू और डाई छोड़ ही रखा था, करो या मरो। तो लोग तो लगे हुए थे कि निपटाते जाओ। तो इन सब कारणों को इकट्ठा करने के बाद अंग्रेजों के दिमाग में ये चला कि एक काम करते हैं, भारत को छोड़ देते हैं। भारत को क्या कर देते हैं? भारत को क्या कर देते हैं? आजाद। तो ये भी याद रखना कि भारत की आज़ादी का जो असली तारीख थी वो सितंबर 1948 थी। सितंबर 1948 थी। भारत आजाद हुआ अगस्त 1947 से। कैसे आजाद हुआ?
अगस्त 1947 को आजादी हुआ, मतलब 1 साल पहले आजादी हुआ, ठीक है। उसका कहाँ सुभाष चंद्र बोस की आजादी पहुंची? सितंबर 1948 को। क्योंकि ये डिसाइड किया था उन्होंने कि हम इस तारीख को भारत खाली कर देंगे, अंग्रेजों ने कहा था कि हम इस तारीख को भारत छोड़ अच्छा, देंगे। मतलब 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, फिर उसके बाद नहीं वो नहीं, हुए थे। पहले ही उन्होंने कहा था कि हम 1948 में खाली करेंगे, लेकिन बाद में वो जल्दी छोड़ के चले गए, ठीक है। और ये उन्होंने किस में डिसाइड किया था? एक आया था बच्चों साइमन कमीशन, आपने कई बार सुना होगा, साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसने ये कहा था कि अगर भारतीयों को आजादी लेनी है, इनके पास आजादी के लिए है क्या? खुद का इनका बैंक नहीं है, खुद की इनकी सरकार नहीं है, खुद का इनके पास कानून नहीं है, तो ये सब तो बनाओ, तभी तो आजादी देंगे। तो 1944 में ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि तुम एक काम करो, तुम ये सारी चीजें बनाना शुरू करो, फिर हम तुम्हें आजादी दे देंगे। उसके 4-5 साल तुम्हें चाहिए, कानून बनाओगे तो 2 दिन में तो नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। तो 1945 से उन्होंने कानून बनाना शुरू किया, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का कानून बनके तैयार हुआ। तो टाइम लगा कि नहीं लगा? अगर वो पहले आजाद कर देते तो भारत को कैसे परेशान हो जाते? तो कुल मिला के ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को अगस्त 1947 में आजादी दी। उसके बाद भारत को क्या मिल गई? स्वतंत्रता मिल गई। क्या मिल गई? क्या ये टॉपिक क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? अब केवल 3 टॉपिक और हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपकी हिस्ट्री खत्म, 10th की भी खत्म, 12th की भी खत्म, ठीक है। टॉपिक क्या है बच्चों? भारत के युद्ध, भारत के